आप सबका स्वागत है अमर उजाला में। पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर की कथित दुष्कर्म और हत्या के बाद सीबीआई लगातार आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल और दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों के ऊपर लगातार छापेमारी कर रही है। आज हम उनसे बात करेंगे जिन्होंने इस पूरे मामले का उजागर किया, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हो रही वित्तीय अनियमितताओं की जिन्होंने पर्दाफाश किया, जो सबसे पहले हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट ने एसआईटी के गठन किया और बाद में फिर सीबीआई को यह सारा मामला सौंप दिया। वे हैं आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अख्तर अली। अख्तर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अमर उजाला में। और अख्तर जी से जानते हैं कि किस दौरान कब वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट के पद पर थे और उन्होंने उस दौरान क्या देखा वित्तीय अनियमितताओं को लेकर। जी आप बताएं कि आपने क्या देखा। जी, मैं वहाँ काफ़ी साल से पहले असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट था, फिर प्रमोशन होकर 2019 में डिप्टी सुपरिटेंडेंट। मैं 5 प्रिंसिपल और 6 वाइस प्रिंसिपल के साथ काम किया हूँ, लेकिन जनवरी 2021 में ये डॉक्टर संदीप घोष वहाँ प्रिंसिपल ज्वाइन करते हैं। लेकिन ये ज्वाइन करने के साथ ही इन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। छात्रों के साथ दुर्व्यवहार, फेल करना, छात्रों को परेशान करना, उनको हैरेस करना, इस तरह का काम ये शुरू कर दिया। छात्रों ने इसका विरोध किया और इनके अगेंस्ट में आंदोलन किया। वो आंदोलन काफ़ी 1 महीने तक चला था। फिर छात्रों ने इनको घेराव भी किया और इनको मारने के लिए भी दौड़ाया था। 3 किलोमीटर तक छात्रों ने इनका चेस किया इनको, और इनको पुलिस ने रेस्क्यू किया। फिर 1 महीने के लिए छुट्टी में चले गए, फिर वो नहीं आए। और उस वक्त इनका पर्दा धीरे धीरे, इनका जो करप्शन है, ये जो छात्रों को परेशान करते थे, उनको टारगेट करते थे, जो छात्र इनके बात नहीं सुनते थे उनको फेल करवा देते थे, लड़कियों को भी परेशान करते थे। बहुत तरह की बातें सामने आई जो मुझे पता चला। तो जब मुझे पता चला तो मैंने वहाँ के आला अधिकारी हेल्थ डिपार्टमेंट के उनको बताया। उस समय के रोगी कल्याण समिति के चेयरमैन थे, मैंने उनको बताया, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। मगर इनका करप्शन जो है वक्त के साथ और बढ़ता गया और बहुत तरह का इरेगुलरिटीज़ इनके सामने आया। मैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाता रहा, लेकिन मेरी आवाज़ की कोई सुनवाई नहीं। आखिरकार मैंने मजबूर होकर जुलाई 2023 में विजिलेंस कमीशन को लिखित कंप्लेन किया, सारे एविडेंसेस भी दिए और फिर एंटी करप्शन को भी कंप्लेन किया। मगर अफसोस ये है कि उस बार भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। उनका तबादला हुआ, फिर 24 घंटे के अंदर फिर वो ऑर्डर रिवोक हो गया। फिर वो प्रिंसिपल के पोस्ट में आकर के बैठ गए। मगर वो मुझे परेशान करना शुरू कर दिए। मेरा भी ट्रांसफ़र हो गया, मैं दूसरी जगह चला गया, मगर ये मुझे परेशान करने का सिलसिला शुरू रहा, ऐसे ही चलता रहा। अच्छा सर, आप वहाँ पर थे, आपने किन किन पर्टिकुलर कोई मुद्दे होंगे इस पर भ्रष्टाचार किया, बिल गलत बनाए, या जो काम हुआ ही नहीं उस पर बिल बनाए, या जो सामान बाहर से आता था उसमें ड्रग्स में हेरा फेरी की, किन किन चीज़ों पे आप बता सकते हैं कि पर्टिकुलर इन चीज़ों पे उन्होंने भ्रष्टाचार किया? मैंने एक एक करके सारे चीज़ लिखे थे, फिर मैं आपको बताता हूँ। जैसे टेंडर होता था, तो जो भी टेंडर होता था उसमें वो 20% कमीशन लेते थे, और जो पैसे देते थे अगर उनका क्रेडेंशियल नहीं भी हो तो भी, जैसे अब वो उसके लिए एंटाइटल नहीं है, फिर भी उनको ऑर्डर मिल जाता था। इसके अलावा हॉस्पिटल में जैसे कोई एसेट को किराए पे दे देना, सुलभ शौचालय हुआ, कैंटीन हुआ, फूड स्टॉल हुआ, तो इसका एक रूल्स है, रेगुलेशन है कि हेडक्वार्टर की परमिशन लगती है, उसका बाकायदा टेंडर होता है, उसके बाद उसको मिलती है। लेकिन इन सबों से उनको मतलब नहीं था। मोटा मोटी वो एक रकम लेते थे और रातों रात ऑर्डर इशू कर देते थे। उसके अलावा स्टूडेंट लोगों को फेल करवाते थे। उनका एक ग्रुप था, वो इस नेटवर्क को देखता था। फेल कराने के बाद स्टूडेंट लोगों से पैसे लेते थे। जो स्टूडेंट पैसे देते थे उनको ऑनर्स और डिस्टिंक्शन भी दे दिया जाता था, पोस्ट ग्रेजुएशन में डिस्टिंक्शन दे दिया जाता था। और उनके स्टूडेंट लोगों के ग्रुप थे जिसको उन्होंने तैयार किया था, वो इनके लिए काम करते थे। वो इन बच्चों से पैसा वसूलते थे और फिर ये आंदोलन भी करते थे और गेस्ट हाउस में शराब पीते थे, और कभी कभी गेस्ट हाउस में बाहर से लड़कियां भी लेके आते थे। तो ये सारे अन्याय के खिलाफ मैंने आवाज़ उठाया था। और इसके अलावा डेड बॉडी है, तो डेड बॉडी के तस्करी में भी वो
शामिल थे। और अच्छा, हमारे ये यहाँ बताइए कि डेड बॉडी तस्करी होती थी या मानव उनमें से अंगों को निकाल के तस्करी करते थे? देखिए, अंगों को मैंने नहीं देखा है। ये डेड बॉडी के अगेंस्ट में मेरे पास कंप्लेन आया था, वहाँ के एक स्टाफ ने मुझे बताया था। फिर मैंने उस कंप्लेन को एचओडी को बताया था। एचओडी ने फिर डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन और जो है उनको कंप्लेन किया था, मगर उसी दिन एचओडी का ट्रांसफ़र कर देता है, तबादला हो जाता है। और ह्यूमन राइट कमीशन ने भी इस पे एक्शन लिया था, इंक्वायरी की थी। उनके जो रिश्तेदार थे, जो बॉडी को दे दिया गया था, उनके रिश्तेदार ने भी लिखित कंप्लेन किया था, मगर कुछ एक्शन नहीं हुआ। फिर हाई कोर्ट में एक पीआईएल भी हुआ था। इनके खिलाफ ये इतने रसूख वाले थे कि पता नहीं किसी वजह से इनके खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं होता था। अच्छा, जो भी उनकी शिकायत करता था या जो उनके लगता था कि वो उनके खिलाफ है, ये आरोप है कि वो उनका ट्रांसफ़र करा लेते? बिल्कुल, मेरे साथ हुआ, मेरा 2 बार हुआ। जो एचओडी थे, काफ़ी सारे अच्छे अच्छे डॉक्टरों का रातों रात उन्होंने तबादला करवा दिया। तो ये तो उनके बाएं हाथ का खेल था। ये भी आरोप लगता रहा है कि वो पूरे उनका गुंडा गैंग था वहाँ पर, जिसके मार्फत ये सारा ये सही बात है। ये स्टूडेंट लोग भी आपको बता देंगे। आप वहाँ, क्योंकि स्टूडेंट लोगों को प्रेशराइज़ किया जाता था कि उस गैंग को ज्वाइन करने के लिए, और जो नाजायज़ काम है उसमें करने के लिए, नहीं तो वो फेल करवा देते थे। इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं देते थे। हॉस्टल में उनको हैरेस किया जाता था। और इसी तरीके से वो अपना हुकूमत एक डिक्टेटर टाइप का, आप बोल सकते हैं, एक डिक्टेटरशिप चलाते थे वो। सर, ये भी आरोप है कि जब उनका ट्रांसफ़र हो जाता था खुद, तो वो जो है अपने प्रिंसिपल ऑफिस में ताला बंद करके वो चले जाएगा। हाँ, ताला बंद करके गवर्नमेंट भी इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती थी, और जो दूसरे प्रिंसिपल आते थे वो घर में ढुक ही नहीं पाते थे। तो इस तरह का बहुत सारा चीज़ किया है। पता नहीं क्या इतना हिम्मत उनके अंदर कहाँ से आता था। हम लोगों के अंदर तो इतना हिम्मत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का अगर आदेश होता है तो उसकी कंप्लाई करना, कंप्लांस करना हमारा फ़र्ज़ है, ड्यूटी है, हम लोग करते। लेकिन उनको इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था। तो गुंडा गैंग जो है वो पता लगा है कि पूरे वेस्ट बंगाल के कॉलेजेस में उनका एक अधिकार चलता था, भ्रष्टाचार और परीक्षाओं में हेराफेरी। देखिए, ये जो आंदोलन मैंने छेड़ा है, ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है, और इसमें काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व है। तो इस पर से पर्दा उठना बहुत ज़रूरी है। ये स्टूडेंट लोगों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इन लोगों का निशाना जो है ये स्टूडेंट लोग होते थे। तो ये चीज़ जो है मुझे लड़ने के लिए मैंने एक मुद्दा दिया कि मैं क्यों लड़ रहा हूँ, किसके लिए लड़ रहा हूँ। तो मैं स्टूडेंट लोगों के लिए ही मैंने अपने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। और मुझे जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसका लेके समझ में आया कि इनह्यूमन काम है, क्योंकि अगर यूज सिरिंज किसी के बदन में जाता है तो उसे ख़राब बीमारी जैसे HIV हो, HBsAg हो, हेपेटाइटिस हो, ये सब हो सकता है। और भी बहुत सारे जैसे करप्शन और डेड बॉडी का लेके हैं, लेकिन करप्शन वगैरह देखने के लिए एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है, जिसको मैंने इन्फॉर्म किया था। सर, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना भ्रष्टाचार होगा? इन्होंने अपने कार्यकाल में कितने का भ्रष्टाचार किया होगा टोटल? देखिए, ये तो बहुत छोटा मोटा है नहीं, ये काफ़ी लंबा ये है। और मैं तो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी नहीं हूँ। मैंने फिर भी आप इनके खिलाफ आवाज़ उठाया और इसको मैंने लोगों के सामने लाने की कोशिश की, और इसमें मैंने कोर्ट का मदद लिया। सर, ये भी आरोप लगते हैं कि वो उन्होंने जो है पूरे हॉस्पिटल में CCTV लगाने के लिए 14 लाख रुपए जो है वो। देखिए, उनका बहुत सारा घोटाला है, लाख नहीं करोड़ों करोड़ों का घोटाला है। और आप सुनेंगे तो आपका बहुत ताज्जुब होगा। मैं आपसे सवाल करता हूँ कि एक वाटर प्योरीफायर एक्वागार्ड अगर आप लगाते हैं तो उसका कीमत क्या होगा, आप बताइए मुझे। 15,000। 15,000। एक एक्वागार्ड 42,000 में उन्होंने लगवाया, और एक नहीं, काफ़ी सारे लगवाए 42,000। और उनके वो जो पेटेंट, वो सब पेट सप्लायर थे, वही लोग देते थे, वही माँ तारा ट्रेडर, हाजरा मेडिकल एजेंसी। उनके यहाँ भी CBI का रेट पड़ा है। मैंने 2 रुपए की चीज़ को 10 रुपए में। तो ये तो गवर्नमेंट का पैसे का मिस यूटिलाइजेशन, जो देश का पैसा है, देश का जनता का पैसा है। हम लोग अपना पेट काट काट के टैक्स भरते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या इस उम्मीद के साथ कि इन जैसे लोग उसका मिस यूटिलाइजेशन करें। उनके गैंग में जो ऊपर लेवल, कितने स्तरीय इनका गैंग था सर वहाँ? देखिए, कितने गैंग नहीं ये कहना मुश्किल है, मगर जूनियर जो कुछ डॉक्टर थे, 10-15 डॉक्टर इनके अंडर में थे, और इनके ऊपर भी कुछ लोग हैं या इनके साथ मिले हुए हैं। अब यह है कि मेरी कोशिश ये है कि इन सबों को इनके किए की सज़ा मिले, और इस तरीके का दूसरे कॉलेज में नहीं हो, इसलिए इनको सबक मिलने भी ज़रूरी है, ताकि ये इनके लिए एग्जाम्पल हो, मिसाल हो कि ऐसा करने से वो डरे। सर, एक सवाल ये है
कि आखिर एक के प्रिंसिपल, एक मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल इतना ताकतवर कैसे हो गया? देखिए, बगैर सपोर्ट के कुछ नहीं होता है। ज़ाहिर सी बात है, पैसा इनके पास 2 नंबर पैसा है, जिसको काला मतलब आप धन बोलते हैं, काफ़ी था, क्योंकि वह हर जगह से पैसा, मर्ग से पैसा, यहाँ से पैसा, वहाँ से पैसा। तो हो सकता है कुछ इनके साथ ऐसे लोग हो जो मिल बांट के खाते थे और उसके एवज़ में इनको जो है प्रोटेक्शन देते थे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन क्या राजनीतिक हस्त इनके ऊपर है ऐसा? ये मेरे लिए बोलना मुश्किल है, क्योंकि मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मैं कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड का हूँ नहीं। मैंने अपनी ज़िम्मेदारी एक नागरिक होने के नाते मैंने आवाज़ उठाई और इसको मैंने जो एक्शन टेकिंग अथॉरिटी है उन तक पहुँचा दिया, जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है उन तक पहुँचा दिया। अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि क्या एक्शन होता है। आपको किस किस तरह की धमकियां दी जाती थी सर? देखिए, मुझे जान से मारने की धमकी, नौकरी खा लेने की धमकी, तो मैं अपनी नौकरी और अपनी जान दोनों को ही दांव पे लगा के लड़ रहा हूँ, ताकि और छात्रों का नुकसान ना हो। ये ऑलरेडी बहुत सारे छात्रों का, स्टूडेंट का नुकसान कर चुके हैं और ये देश और समाज के लिए भी नुकसान है कि अगर आपका यूज्ड बायोमेडिकल वेस्ट कहीं जाता है, रिसाइकिल होता है, किसी बदन में लोग इंजेक्शन, वूड्स इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, तो ये आप समझ सकते हैं, आपको भी वो इंजेक्शन आप तक भी पहुंच सकता है, मुझ तक भी पहुंच सकता है। कोई बात जो शिकायत करने के बाद भी जब आपको न्याय नहीं मिला, आप पिछले 2023 से लगातार अलग अलग जगह शिकायत कर रहे थे, जी, भले ही मामले दर्ज हो रहे हो आपकी बात, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो, तो आप क्या निराश हो गए? देखिए, मैं निराश हो जाता अगर मुझे स्टूडेंट लोगों का ख्याल नहीं होता। तो मैं कंटिन्यूअस लड़ता रहा और अभी भी लड़ रहा हूँ। आपने देखा होगा, मैं अभी भी लड़ रहा हूँ। उस वक्त भी मैं आवाज़ उठाया था, अब उस वक्त तो मेरे साथ कोई नहीं था। अभी तो आप लोग हैं, यहाँ की जनता है, स्टूडेंट है, तो मैं अभी भी लड़ रहा हूँ और मैं इंसाफ के लिए लड़ रहा हूँ। और मैं इसलिए भी लड़ रहा हूँ कि उस बच्ची को जिसके साथ में ये दरिंदगी हुई, उसको भी जल्दी इंसाफ मिले। और ये घटना चूँकि आरजीकर में हुई और इस प्रिंसिपल के वक्त में हुई, तो मैं इसके लिए भी लड़ रहा हूँ। और मैं ये भी सबमिट करना चाहूँगा कि एक फॉरेंसिक मेडिसिन के डॉक्टर है, डॉक्टर देवाशीष सोम, जिनका आरजीकर के साथ कोई रिलेशन नहीं है, वो वहाँ पे क्राइम सीन पे, क्राइम स्पॉट पे 9 तारीख को गए थे और वो पीएम जब पोस्टमार्टम हो रहा था तो मॉर्ग में भी मौजूद थे। उनका ऑर्डर, उनका काफ़ी पहले ट्रांसफ़र हो गया हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड में। तो मैंने इनके ऊपर भी सवाल उठाया कि ये क्या कर रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने सबूत नष्ट कर दिए हो, कुछ ऐसा, क्योंकि फॉरेंसिक के लोग हैं। तो इनको भी देखना चाहिए और इस बात पे गौर करना चाहिए प्रशासन को। कि आप ये कह रहे हैं कि पहले जब घटना घटी, दरिंदगी हुई, उसके बाद भी बाहर के इस तरह के डॉक्टर वहाँ गए? हाँ, डॉक्टर सोम, देवाशीष सोम का तो आरजीकर में पोस्टिंग ही नहीं है और उसके साथ और भी लोग गए, तो ये वहाँ क्या कर रहे थे? और जिस दिन पीएम हुआ, पोस्टमार्टम हुआ, तो उस वक्त वो यहाँ क्या कर रहे थे? ये दोनों बात पे मैं सवाल उठाता हूँ। और फिर ऑन कैमरा एक स्टिंग ऑपरेशन के दौरान एक न्यूज़ चैनल ने किया है, उन्होंने कॉन्फेस किया है कि उस दिन प्रिंसिपल ने उनको 5 से 6 मरतबा कॉल किया और उन्होंने वक्त भी बताया है। वो सुबह से लेकर के शाम तक का सारा वक्त बताया कि इस वक्त प्रिंसिपल ने मुझे कॉल किया। सर ये बताएं कि आप तो हॉस्टल्स के डिप्टी सुपरिटेंडेंट रहे हैं, कैमरे जो है वो क्या हर फ्लोर में लगे हैं इमरजेंसी के? जी बिल्कुल, कैमरे लगे हैं, इसीलिए तो कंट्रोल रूम को नष्ट कर दिया गया। वहाँ पे पुलिस आउटपोस्ट में, आपने ये शायद 14 तारीख की बात है, तो उनको नष्ट कर दिया गया, कंट्रोल रूम को ही पूरा तोड़ दिया गया। तो ये तो साफ कि कुछ तो बात है, तो कंट्रोल रूम को क्यों तोड़ा गया? और फिर 7,000 लोग क्या बगल से, बाजू से तो नहीं निकलेंगे, ज़मीन खोद के तो नहीं निकलेंगे? तो इसके पीछे बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी है या बहुत बड़ा राज है और इससे पर्दा उठना बहुत ज़रूरी है। आपको क्या लगता है सर कि एक आम नागरिक के हिसाब से क्या ये आपको हजम होता है, या आप सोच सकते हैं कि एक डॉक्टर के साथ इतनी बड़ी हैवानियत हुई वहाँ पे और किसी ने नहीं सुनी? कभी मैं ये सपने में भी नहीं सोच सकता था आरजी कर क्या पूरी दुनिया में ऐसी हैवानियत हो, नहीं सोच सकता। ये जो हुआ है अच्छा नहीं हुआ, ये इंसानियत के ख़िलाफ़ हुआ। कोई जल्लाद और दरिंदा ही इस तरह का अंजाम दे सकता है काम, और उसको कड़ा से कड़ा सज़ा मिलना चाहिए और उसके लिए कैपिटल पनिशमेंट के अलावा और कोई दूसरी सज़ा नहीं है। अगर इससे भी कोई बड़ी सज़ा होती तो मैं तजवीज़ करता। और
ये भी उम्मीद करूंगा कि सीबीआई इसको जल्दी सॉल्व करेगी, क्योंकि अभी तक एक ही व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। तो हम लोग, सारा देश, सारी दुनिया इंतज़ार कर रही है कि और कौन लोग इन्वॉल्व हैं, उनको सज़ा मिले। और उनके साथ कौन कौन से ऐसे बड़े लोग हैं हॉस्पिटल के अंदर जो उनका साथ दे रहे हैं लगातार? देखिए, हॉस्पिटल के अंदर जो थे, जैसे वाइस प्रिंसिपल है डॉक्टर देवाशीष ओम है, और भी कुछ लोग हैं जिनका नाम मैंने दिया है मेरे उस कंप्लेन में। और ऊपर में इनके कौन है ये मुझे भी नहीं पता। ये इन्वेस्टिगेशन सीबीआई कर रही है। सीबीआई ने कल अलग अलग जगहों पे रेड भी किया, और मैं चाहता हूँ कि जो इनके साथ जुड़े हुए लोग हैं उनका भी पर्दाफाश हो, ताकि ये समाज से इन जैसे लोगों को खदेड़ा जाए और समाज को साफ सुथरा किया जाए। सर, ये जो उनका जो एक ताकत, ट्रांसफर रुकवा देना और फिर ट्रांसफर रिवर्ट करवा देना, ये तो खेल हुआ है, मेरी आंखों के सामने 2 मरतबा हुआ है। तो इसमें जनता को भी अब मालूम सब कुछ हो चुका है। इसमें मुझे नहीं लगता और मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत है। ये जो सर बॉडी, किसी की लाश को बेच देना, ये कहाँ तक एथिकल है? देखिए, बहुत ऐसा अनएथिकल काम वो करते थे। बॉडी को वर्कशॉप में दे देते थे, बॉडी को प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भेज देते थे। इसके खिलाफ हम लोगों ने आवाज़ उठाया। मॉर्ग के वहाँ जो क्लर्क थे उस ज़माने के, उन्होंने भी आवाज़ उठाया। मॉर्चुअरी में फॉरेंसिक मेडिसिन में जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, उन्होंने भी आवाज़ उठाया। लेकिन सच पूछिए, हम लोगों ने गुहार लगाया मगर सुनवाई नहीं हुई। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी सुनवाई हो, और मेरे पिटीशन में ये भी एक मुद्दा है। आप ही के पिटीशन पर एसआईटी का गठन हुआ, आप ही के पिटीशन पर हाई कोर्ट ने जांच पूरी सीबीआई को दे दी, और अब लगातार छापेमारी। आप कितने संतुष्ट हैं? जी, अभी मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन अफसोस ये है कि अगर ये एक्शन पहले होता तो अभी ये मेडिकल कॉलेज का जो हाल है, जो इतनी बदनामी हो रही है, ये शायद ना होता, और ये भी होता कि वो बच्ची जो है जिंदा होती। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।